नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया कि जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने बात किया कि जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमने कुछ चीज़ों को डिस्कशन किया। जैसे हमने कहा कि जो मानव होता है, इस मानव में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। यानी हमने कहा था कि मानव का जो न्यूट्रिशन होता है 5 चरणों में जाके कंप्लीट होता है। तो हमने कहा था कि जो 5 जो स्टेप्स थे, हमने उस 5 स्टेप्स के बारे में बताया था कि जो पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंजेक्शन अर्थात अंतर्ग्रहण हमने कहा था। और इसके साथ साथ हमने कहा था कि दूसरा जो स्टेप है जिसको हम लोग नाम देते हैं डाइजेशन, और तीसरा जो होता है इसको हमने कहा एब्जॉर्प्शन, चौथा जो होता है जिसको हमने कहा एसिमिलेशन, और जो लास्ट वाला जो न्यूट्रिशन के स्टेप थे जिसको हमने कहा था इजेशन। यानी ये जो 5 जो स्टेप्स थे जो न्यूट्रिशन के, इस 5 चरणों में जाकर जो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा था, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया जनरली। अब उसी चीज को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि जो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं, बकल कैविटी में जो टीथ होते हैं, वो टीथ का फंक्शन क्या होता है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, हमने बात किया था। जो टंग होती है, जो जिह्वा होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। लेकिन यदि उस समय बकल कैविटी की मैं बात करूं तो जैसे कि हमने बकल कैविटी में देखा था कि बकल कैविटी में जिह्वा के साथ साथ, जीभ के साथ साथ जो दांत थे, उसके साथ साथ एक और भी आर्गन पाया जा रहा था, जिस आर्गन को हमने नाम दिया था क्या, सलाइवरी ग्लैंड। हमने उसका डिस्कशन नहीं किया, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि की यदि हम लोग बात करते हैं जो मुख गुहा में पाई जाती है, ये मुख गुहा में हमने लिखा, मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी की संख्या में हमको देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 जोड़ी यदि संख्या होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लैंड्स होती है वो 6 की संख्या में पाई जाती है। लेकिन ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। जैसे हमने लिखा कि 3 प्रकार की जो ग्लैंड होती है जिसको हमने कहा कर्ण पूर्व ग्रंथियां कहा हमने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अधोहनु ग्रंथि होती है जो जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, और जो तीसरी होती है जिसको अधोहनु अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती है जो 2-2 की संख्या में देखने को मिलती है। इस तरीके से टोटल यदि ग्लैंड का काउंटिंग करेंगे हम लोग तो टोटल ये लार ग्रंथि जो होती है वो 6 नंबर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग देखते हैं कि जो लार ग्रंथि होती है, इस लार पैरोटिड ग्लैंड की बात यदि हम लोग बात करें तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये करती क्या है, इसमें ग्लैंड में एक डक्ट पाई जाती है, जिस डक्ट को नाम देते हैं एक्सटेंशन डक्ट नाम देते हैं। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये करती क्या है, एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा, है ना, एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा, ये जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड का, एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा अपने स्रावी मटेरियल को बकल कैविटी में डालती है, अर्थात मुख गुहा में डालती है। ठीक है, और अधोहनु जो ग्रंथि होती है, ये अधोहनु ग्रंथि जो होती है ये वार्टन्स डक्ट के द्वारा, इसके पास भी डक्ट होती है, इस डक्ट को हम लोग नाम देते हैं वार्टन्स डक्ट देते हैं। ये अपने स्रावी पदार्थों को इस डक्ट के द्वारा बकल कैविटी में छोड़ती है। ठीक है, अधोहनु जो है, अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है ये वार्थोलिन डक्ट के द्वारा अपने स्रावी पदार्थ को जो बकल कैविटी है वो बकल कैविटी में छोड़ती है। और इन सभी जो ग्रंथियों के जो स्रावी पदार्थ हैं, इन सभी स्रावी पदार्थ के जो होते हैं इन सबको हम लोग एक साथ बोलते हैं क्या, सलाइवा बोलते हैं, सबको एक साथ सलाइवा बोलते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लार बोलते हैं। यानी जो मुख के अंदर जो लार होते हैं वो लार हमारे 3 ग्लैंड से चल के आ रहे हैं, और 3 डक्ट जो होती हैं उस 3 डक्ट जो होती है ग्लैंड से उस मटेरियल को हमारे क्या बोलते हैं आर्गन तक हमारे बकल कैविटी तक, बकल कैविटी के अंदर पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जो लार है, इस लार की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस लार में हमको कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने लिखा कि जो लार होता है, इस लार में मुख्य रूप से लाइसोजाइम और टाइलिन नाम के जो एंजाइम होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। ये जो दोनों एंजाइम होते हैं इन दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलता है। जैसे यदि हम लोग बात करें ओनली इस टाइलिन की यदि मैं बात करूं तो जो टाइलिन होता है ये करता क्या है, जो मंड होता है भोजन में, इस मंड को शर्करा में बदलने काम करता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है, अगर कुछ देर उस फूड को यदि हम लोग चबाएंगे तो जब एंजाइम उस पे वर्क करता है, जब शर्करा में फूड का कन्वर्जन होता है, मंड का कन्वर्जन जब शर्करा में होता है तो जो फूड होता है धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है,
और इसमें जो लाइसोजाइम होता है, इस लाइसोजाइम का जो फंक्शन होता है बड़ा यूनिक होता है। लाइसोजाइम जो होता है ये करता क्या है कि जो हम फूड लेते हैं तो फूड लेने के साथ साथ यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल कोई बैक्टीरिया वगैरह चाहे जर्म वगैरह जो माउथ के अंदर जब जाते हैं तो उस माउथ के अंदर, लार के अंदर ये जो लाइसोजाइम है हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इसको क्या करता है, मारने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये पूरी की प्रक्रिया जो होती है लार के द्वारा हमारे माउथ में इतनी सारी घटनाएं देखने को मिलती है। यदि लार की हम लोग बात करें तो जो लार होता है माउथ का, इस लार का जो पीएच वैल्यू होता है, इस लार का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लार होता है वो एसिडिक मैटर का होता है। तो ये घटना हमको देखने को मिलती है कहां पे, ये जो बकल कैविटी होती है इस बकल कैविटी में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है कि जो बकल कैविटी है इसमें जो फूड था, फूड पे क्या प्रक्रिया आई। हमने कहा कि फूड के अंदर जो मंड है उस मंड को लार ग्रंथि के द्वारा लार को निकाला गया और लार के थ्रू उसको शर्करा में कन्वर्जन किया गया। इसके साथ साथ जो दांत थे वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपल में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, ये घटना हमको देखने को मिलती है हमारे माउथ कैविटी में। फिर जो जिह्वा है, जिह्वा ने उसको भोजन को घुमा घुमा के लार में मिक्स किया, फिर दांतों के नीचे लेके गई जिसके वजह से जो दांत से सही रूप से भोजन को चबा सके। ठीक है, ये घटना देखने को मिलती है हमारी जो माउथ कैविटी होती है, आज हम ये कह सकते हैं बकल कैविटी के अंदर। अब होता क्या है कि इस बकल कैविटी जो होती है, इस बकल कैविटी के ठीक नीचे, बकल कैविटी के ठीक नीचे एक लंबी सी डक्ट दिखाई देती है, नली दिखाई देती है, जिस नली को हम लोग नाम देते हैं क्या, ओइसोफेगस नाम देते हैं। और ये जो ओइसोफेगस डक्ट होती है इसकी जो लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब यहां से होता क्या है कि जो फूड है, ये फूड क्या करता है कि इस माउथ में का जब काम पूरा होता है तो यहां से जो फूड होता है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, जब ओइसोफेगस में आता है तो ओइसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है, एक गति होती है, जिस गति को हम लोग नाम देते हैं क्या, जिस गति को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टालसिस ना, पेरिस्टालसिस नाम देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति कहते हैं ना। ये क्रमाकुंचन जो गति होती है, इस गति के थ्रू जो फूड पार्टिकल होता है, ये फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता है और मूव करने के दौरान आता है कहां पे, जो हमारा स्टमच होता है इस स्टमच के अंदर आता है। यदि स्टमक की हम लोग बात करते हैं तो जो स्टमच होता है, ये स्टमच के 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। जैसे हमने कहा सबसे ऊपर वाला जहां पे आके हमारा ओइसोफेगस ज्वाइंट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट कहते हैं। और जो बीच वाला होता है जिसको हम लोग फंडस कहते हैं, और सबसे अंतिम वाला हिस्सा होता है जहां से डियोडनम हमारा जुड़ा होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पाइलोरिक नाम देते हैं। तो स्टमच के 3 पार्ट हो गए, हमने कहा कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, और इसके साथ साथ जो पाइलोरिक होता है वो पाइलोरिक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जब भोजन जो होता है, भोजन जब ओइसोफेगस से जब स्टमच में आता है तो जो कार्डियक वाला रीजन होता है ना, जो कार्डियक वाला रीजन होता है, इस कार्डियक वाले रीजन में ही हमको देखने को मिलते हैं क्या, वाल्व देखने को मिलते हैं, कपाट देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, कार्डियक वाले रीजन में होता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, कार्डियक वाल्व बोलते हैं ना, वाल बोलते हैं, कार्डियक कपाट बोलते हैं ना, कार्डियक कपाट बोलते हैं। ये जो कार्डियक कपाट होता है ये करता क्या है कि जो फूड होता है ना, जो फूड होता है, इस फूड को स्टमच में आने तो देता है, लेकिन पुनः स्टमच से वापस ओइसोफेगस में जो भोजन होता है उस भोजन को जाने नहीं देता। इतना काम होता है जो कार्डियक क्या बोलते हैं, जो वाल्व होता है, इस वाल्व का काम होता है। फिर जो भोजन होता है, जब भोजन अंदर की तरफ आ जाता है ना, यहाँ पे जब भोजन स्टमच के अंदर आ जाता है तो यदि स्टमच के अंदर बात करें तो स्टमच में क्या होता है कि स्टमच जो होता है एक जे शेप्ड की आकृति वाला स्ट्रक्चर होता है। इसकी आकृति जो होती है वो जे के आकार की होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, जे के आकार की होती है। ये ह्यूमन में देखने को मिलता है। यदि हम लोग स्टमच की बात करें, जैसे रैबिट वगैरह की बात करें, तो जो रैबिट होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रैबिट यानी जो खरगोश होता है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें स्टमच का जो शेप होता है वो यू शेप्ड देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो स्टमच होता है वो कैसा देखने को मिलता है, जे शेप्ड आकृति का देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो स्टमच होता है, स्टमच में जब फूड होता है, फूड मटेरियल जब स्टमच में आता है तो जो स्टमच होता है, इस स्टमच के अंदर भी एक प्रकार का मूवमेंट होता है। जिस मूवमेंट को स्टमच के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं ना,
मूवमेंट बोलते हैं ना, इसको हिंदी में कहते हैं मंथन गति कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मंथन गति कहते हैं। स्टमच में मंथन गति हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो मंथन गति होती है तो होती किस लिए है, उससे पहले यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या हमको देखने को मिलता है। यदि स्टमच का डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो स्टमच में यहाँ पे हमने नोट किया, स्टमच के अंदर यदि हम लोग आते हैं तो जो स्टमच होता है, इस स्टमच में हमने लिखा आमाशय की इपीथीलियम में जठर ग्रंथि पाई जाती है। यानी इसमें जठर ग्रंथि यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमको देखने को मिलती है ना। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड कर देता हूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की यदि हम लोग बात करें तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये 4 प्रकार, इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड का डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसमें 4 प्रकार की सेल देखने को मिलती हैं। और ये जो सेल होती है ना, ये जो सेल होती है, सेल की यदि हम लोग बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4 प्रकार की सेल कौन कौन सी होती है। म्यूकस सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल होती है, और चिप सेल होती है, और जी सेल होती है। ठीक है, अगर इन चारों सेल के यदि हम लोग डिस्कशन करें, चारों सेल को देखने की कोशिश करें, तो जो म्यूकस सेल होती है ना, म्यूकस जो कोशिका होती है, ये करती क्या है, ये सीक्रेट करती है किसका, सीक्रेशन। सीक्रेट का मतलब श्रावण करना है ना, म्यूकस का श्रावण करती है ना। और ये जो म्यूकस होते हैं इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि ये म्यूकस में होता क्या है, स्टमच जो होता है, स्टमच के अंदर हमको HCl का अमाउंट देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देख लेते हैं इसको भी। इसमें ऑक्जेंटिक जो सेल होती है ये करती क्या है, सीक्रेट HCl। ये जो HCl होता है ना, HCl के यदि pH वैल्यू की बात करें ना, तो इसकी pH वैल्यू 1 से लेकर 2 या 3 भी देता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन मोस्टली माना जाता है 1 से 2 या 2 से 3 के 1 to 3 के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 इसकी pH वैल्यू होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो HCl है ये एसिड है ना, नाम जानते हैं आप लोग, हमने कहा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो ये चूंकि क्या है, एक एसिड है, इसका pH वैल्यू देखिए बहुत हाई लेवल पे है ना, एसिडिक है, बहुत हाई एसिडिक, 1 से 2 तक है ना। तो ये जो है इतना एसिडिक है कि जो स्टमच की जो वाल है ना, स्टमच की वाल जो है ना, इसको डाइजेस्ट कर सकता है, इसको गला सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए नेचर ने इस स्टमक में एक जो सेल दिया जिसको म्यूकस सेल बोलते हैं। ये म्यूकस सेल जो सीक्रेट करता है म्यूकस का, ये म्यूकस करता क्या है, आमाशय की इपीथीलियम वाल को, क्योंकि इपीथीलियम में ही ये 4 तरह की कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं। अंदर की तरह ये रहा इपीथीलियम, इसी में देखने को मिलेगा। तो इपीथीलियम में जो सेल दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या करता है, उस इपीथीलियम आमाशय के अंदर वाली दीवार को ये क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन करने में रोल प्ले करता है, उसकी सुरक्षा करने में रोल प्ले करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं HCl से बचाने में जो मदद करता है वो क्या होता है, म्यूकस सेल से सीक्रेट जो म्यूकोसा होता है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फंक्शनिंग होता है हमारे क्या बोलते हैं, जो म्यूकस होता है उसका। ठीक है, ये HCl होता है ना, ये HCl, यही HCl है। देखिए स्टमच में जो भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं, जो भी निकलते हैं, वो विदाउट HCl के वो वर्क नहीं करेंगे। जो एंजाइम रिलीज होते हैं उस एंजाइम को एक्टिव करने में जो HCl होता है इसका रोल होता है ना, उस एंजाइम को एक्टिव कर देता है। और जब एंजाइम एक्टिव होता है तो फूड के ऊपर काम करना शुरू करता है और भोजन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। ठीक है, फिर हमने कहा चिप सेल की बात की है ना, हमने लिखा सीक्रेट है ना, स्रावित करता है पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिन लाइपेज है ना। हमने कहा कि ये क्या करता है, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिन लाइपेज ये एंजाइम होते हैं। याद रखिएगा, यदि एज वर्ड जुड़ जाए तो एज वर्ड जुड़ जाए मतलब इस बात में कंफर्म रहिएगा कि ये कोई और चीज नहीं बल्कि ये एंजाइम ही होता है। एंजाइम के लास्ट में एज जुड़ता है। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है सीक्रेट होता है, और इसका मेन फंक्शनिंग क्या होता है, इसका मेन फंक्शनिंग होता है क्या, डाइजेस्ट प्रोटीन। यानी आमाशय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो होता है आमाशय के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं आमाशय के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे होगा, आमाशय के अंदर होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो जी सेल होती है ये सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, जो आगे किसी रेगुलेशन में रोल प्ले करेगी। हम लोग आगे इसका डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से डाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो डाइजेशन में इतने ये जो आप म्यूकस है जो स्टमच की सुरक्षा कर रहा है, HCl जो होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में भी रोल प्ले करेगा, भोजन को गलाने में भी रोल प्ले करेगा है ना, एंजाइम को एक्टिव करने में भी रोल प्ले करेगा, और ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, जो स्टमच होता है वो स्टमच के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आके बात करते हैं आगे की तरफ।
ठीक है, जहां तक उम्मीद होगी कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या बात किया था। ठीक है, देखते हैं। हमने बात किया गैस्ट्रिक ग्लैंड की। ठीक है, अब देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह की सेल हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे होगा क्या कि ये स्टमक जो होगा, ऐसे मान लेते हैं कि स्टमक जो हो गया ऐसे, तो यहाँ पे इंटरनल ये जो लेयर होगी ऐसे ऐसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड ना ऐसे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अंदर की तरफ धसी हुई है इपिथेलियम में। इसमें होता क्या है कि ये जो सभी सेल के द्वारा जो सिक्रीशन होता है, जहां से स्टमक के अंदर ये निकलता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक पिट लिख देता हूं ना, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं ना, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन जहां से स्टमक के अंदर निकलता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है एक व्यक्ति के अंदर, एक स्टमक के अंदर लगभग गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये लगभग 3.5 करोड़ ना, 3.5 करोड़ की संख्या में हमको देखने को मिलता है। कितने की संख्या में, 3.5 करोड़ की संख्या में, हाईली ये काफी मोर नंबर में ये जो होते हैं स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता क्या है, आगे की तरफ और देखते हैं। जो स्टमक होता है, हम लोग स्टमक का डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने देखा कि स्टमक के आंतरिक दीवारों में जो क्या बोलते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। अब हुआ क्या कि जो स्टमक होता है, स्टमक में होगा क्या, ये सारे मटेरियल जब निकल के आएंगे फूड के, जो स्टमक होगा वो करेगा क्या, क्या करेगा, चर्निंग मूवमेंट, मंथन गति, चारों तरफ से ऐसे घूम के मंथन गति करेगा। और इस मंथन गति के थ्रू होगा क्या कि जो HCl होंगे, जो एंजाइम्स होंगे, है ना, जो म्यूकस होंगे, ये पूरा का पूरा क्या होगा, जो फूड होगा उस फूड में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब मिक्स हो जाएगा तो उसमें एंजाइम जो होंगे, एंजाइम अपना काम करेंगे, HCl जो होगा, जो फूड होंगे उस फूड को डाइजेस्ट भी करेगा। क्योंकि जो प्रक्रियाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई डाइजेशन की, इससे हम लोग की यदि बात की जाए, अगर देखा जाए इसको, तो चूंकि एक मानव की यदि बात करते हैं, तो मानव जो एक भोजन को लेता है, एक निवाले को लेता है, तो ऐसा बायोलॉजिकल फंडा से ऐसा माना गया कि एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लगभग 32 बार जो भोजन है उस भोजन को चबाना चाहिए। लेकिन मेरे को तो लगता है कि 32 बार ना चबा के लोग 3-4 बार में होते हैं जो भोजन को या ले लेते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसको ले लेते हैं। तो आप बताइए, जो काम कंप्लीट करना था माउथ के अंदर है ना, जो काम माउथ के अंदर कंप्लीट करना था वो तो आपने किया नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो प्राकृत है, जो नेचर है, जो गॉड है, उसने उसकी अलग से व्यवस्था कर दी है ना, कि इसने अपना काम नहीं किया तो इसको अलग जगह और भी करवा देते हैं। तो उसने स्टमक के अंदर HCl को भी दे रखा कि भैया जो काम इनकम्प्लीट है उस काम को क्या कर लीजिए, कंप्लीट वहां पे कर लिया जाएगा। ठीक है, तो HCl जो होता है, जो भोजन होता है, उस भोजन को क्या करता है, गलाने में रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो HCl होता है, जो भोजन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो माउथ से निकल के आ गए हमारे स्टमक तक, तो उनको मारने का भी काम करता है। ठीक है, जो हार्ड पार्टिकल होते हैं, जो हड्डी वगैरह जो होते हैं, है ना, उनको गलाने का भी काम कोई और नहीं बल्कि जो हमारा HCl होता है वो HCl करता है। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि इसमें यदि हम लोग बात करते हैं स्टमक में, स्टमक का काम, जो स्टमक है उसमें केवल एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर केवल डाइजेशन ही नहीं होता, बल्कि जो स्टमक होता है, ये जो स्टमक होता है ये क्या करता है, स्टमक यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टमक है ना, नहीं आएगा ना, यहाँ पे देखते हैं ना, देखते हैं स्टमक ना, स्टमक की बात करें ना, स्टमक जो होता है ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट के साथ साथ, है ना, पाचन के साथ साथ ये करता क्या है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ना, अवशोषण जिसको कहते हैं हम लोग ना, अवशोषण जिसको कहते हैं, अवशोषण में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अवशोषण में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, अवशोषण किस किस चीज का करेगा, जैसे अवशोषण जो होता है ये क्या बोलते हैं, वाटर, एल्कोहल, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो अवशोषण किसका करता है, वाटर, है ना, एल्कोहल, है ना, ETC कर सकते हैं, और भी चीजों का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण जो होता है वो हमारा आमाशय जो होता है वो करता है। एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो होता है आमाशय के अंदर ही होता है, कुछ वाटर का अवशोषण जो होता है वो आमाशय के अंदर होता है। बाकी आगे चल के अवशोषण की जो प्रक्रिया होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होगी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन भी करेगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो होती है स्टमक के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब होगा क्या, स्टमक के अंदर जो फूड होगा, जब फूड का डाइजेशन होगा, देखिए स्टमक के अंदर टाइमिंग भी बनाया गया है, ऐसा
जब एक व्यक्ति जो होता है जब भोजन को लेता है तो लगभग इसमें जो स्टमक होता है इसमें लगभग 3 से 4 घंटे तक ना, 3 से 4 आवर तक ना, 3 से 4 घंटे तक जो भोजन होता है वो भोजन रुकता है। उतने समय तक उस पर प्रक्रियाएं होती है ना। उसके पहले यदि व्यक्ति खाना खाया हुआ है और उसी बीच में उसके कुछ देर बाद पहले 1 घंटे 2 घंटे बाद भी अगर उसको देंगे तो व्यक्ति नहीं खाएगा, क्योंकि जो फूड होता है वो फूड प्राइमरी लेवल पे माउथ से जब चल के जाता है तो स्टमक के अंदर जाता है और लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। तो जो व्यक्ति है जब तक 3-4 घंटे नहीं होगा तब तक वो चीजों को नहीं खा पाएगा। जब वो वहां से जो फूड होगा, फूड जब नीचे की तरफ पास होगा तो उसके बाद ही वो वर्क करेगा। इसमें अब होगा क्या, अब जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया थी जितनी स्टमक के अंदर होनी थी वो प्रक्रिया जब हो गई तो होने के बाद क्या होता है कि जो फूड होता है फूड यहां से नीचे की तरफ उतरता है। याद रखिएगा जो फूड होता है जब स्टमक से निकलता है ना, जब स्टमक से निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। जो भोजन यहां से निकल के आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और जो माउथ से भोजन स्टमक में आएगा, जो भोजन माउथ से स्टमक में आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, बोलस, बोलस बोलते हैं। जो माउथ से भोजन स्टमक में आता है उसको बोलस बोलते हैं और जो स्टमक से निकल के भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जो पाइलोरिक वाला रीजन होता है, इस पाइलोरिक वाले रीजन में भी यहाँ पे हमको कपाट देखने को मिलता है, वाल्व देखने को मिलता है ना। पाइलोरिक वाले रीजन में होता है इसलिए इसको हम लोग पाइलोरिक वाल्व कहते हैं ना, पाइलोरिक रीजन में होता है। और ये क्या करता है, ये करेगा क्या कि जो स्टमक है वो स्टमक से जो भोजन है उस भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी डियोडेनम में आने तो देगा लेकिन फिर डियोडेनम से जो भोजन होगा पुनः उसको स्टमक में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है हमारे स्टमक के अंदर होती है। तो ये जो स्टमक की प्रक्रिया हुई यहाँ पे खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे जो डियोडेनम होगा उस डियोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रक्रिया होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। और इसमें देखिए हमने आर्गन को भी कुछ जोड़ रखा है साइड से, जैसे लीवर को जोड़ रखा है, गॉल ब्लैडर को जोड़ रखा है, पैनक्रियाज को जोड़ रखा है ना। यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये जोड़ रखा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है।